हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में हम अध्याय 1 इतिहास का भारत और समकालीन विश्व जो है आपकी बुक, उसका अध्याय 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके साथ ही आपकी त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं भारत और समकालीन विश्व में अध्याय 1 के। अध्याय 1 जो आपका है फ्रांसीसी क्रांति, इसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर लेंगे भारत और समकालीन विश्व के। तो भारत और समकालीन विश्व में से दो अध्याय 1 और अध्याय 2 आपकी त्रैमासिक एग्जाम में आने वाला है, तो इन दोनों की ही तैयारी हमें करनी है। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 की तैयारी कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, लुई सोल्वे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? लुई सोल्वे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? और यदि इस अध्याय के और बाकी विषय के भी सारे प्रश्नोत्तर आपको चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट पर है और बहुत ही सरल भाषा में दे रखे हैं, आप आसानी से उनको याद कर सकोगे। तो पहला प्रश्न हमने देख लिया है, लुई सोल्वे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो इसका उत्तर है, लुई सोल्वे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, जिसके लिए सरकार की फिजूल खर्ची, राजा का सरकारी व्यय पर विलासितापूर्ण जीवन एवं राज्य की कर व्यवस्था जिम्मेदार थी। लुई सोल्वे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। दयनीय मतलब अच्छी नहीं थी, जिसके लिए सरकार की फिजूल खर्ची, राजा का सरकारी व्यय पर विलासितापूर्ण जीवन एवं राज्य की कर व्यवस्था जिम्मेदार थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1790 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1790 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका उत्तर होगा एस्टेट्स जनरल। एस्टेट्स जनरल मतलब होता है प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन तथा टेनिस कोर्ट की शपथ। तो हमें यह कारण बताना था कि 1790 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका कारण क्या था। तो कारण था एस्टेट्स जनरल का अधिवेशन तथा टेनिस कोर्ट की शपथ। इसके बाद जो अगला वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो इसका उत्तर है, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर, जैसे जूता चप्पल बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। तो जो कम समृद्ध लोग थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर। तो कारीगर भी कैसे? जैसे जूता चप्पल बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे, वो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 2-2 नंबर में आ सकते हैं। लुई सोल्वे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? 1790 की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? और जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसके बाद अगला जो प्रश्न है ये 3 या 4 नंबर वाला प्रश्न में आ सकता है, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखे। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखे। तो इसका उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के दार्शनिकों का अहम योगदान है। जॉन लॉक और जो जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना की है। वह किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता को मानने पर बल देते थे। लोक में राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की। इनके विचारों से फ्रांस के जनमानस को क्रांति के लिए प्रेरित किया। तो दार्शनिकों का बहुत अधिक योगदान था फ्रांस की क्रांति में। तो फ्रांस के जो मुख्य दार्शनिक थे क्रांति के लिए वो थे जॉन लॉक, जो जॉक और रूसो।
ये मुख्य दार्शनिक थे। इन्होंने स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना की थी। वह किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता को मानने पर बल देते थे। ठीक है, इनका विचार था कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता है। लोक जो दार्शनिक थे, जिनका नाम था लॉक, ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। मतलब राजा के जो दैवी शक्तियां थी उसका उन्होंने खंडन किया था। और रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। तो इस प्रकार दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? तो इसका उत्तर है, फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण था। फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने हितों की हिमायत करने फ्रांस के विभिन्न शहरों में लगभग 60 राजनीतिक क्लब शुरू किए थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। तो उन्होंने क्लब की स्थापना की थी। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए फ्रांस के विभिन्न शहरों में लगभग 60 राजनीतिक क्लब शुरू किए थे और उनमें द सोसाइटी फॉर रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सबसे प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। वहीं तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, फल फूल सब्जियां बेचना अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। तो इस प्रकार यह महिलाओं की स्थिति थी फ्रांसीसी समाज में। अगला प्रश्न है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। तो इसका उत्तर है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी विचारों में से एक था। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का जो उन्मूलन था वो जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी विचारों में से एक था। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा मुक्ति हेतु नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। 1794 में कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, परंतु यह कानून ज्यादा दिन लागू नहीं रह पाया। 10 वर्ष पश्चात नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अंततः फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। तो इस प्रकार फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन केवल एक निश्चित समय में नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी और इसके बाद धीरे धीरे यह दास प्रथा का उन्मूलन यहाँ पर किया गया। तो एक बार फिर से देख लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी विचारों में से एक था। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा मुक्ति हेतु नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। तो 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा के उन्मूलन के लिए, मतलब उसकी दास प्रथा बंद करने के लिए नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई, लेकिन जो व्यापारी थे जो कि दास पर निर्भर थे उनका व्यापार, तो उनका विरोध के डर से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। 1794 में कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, परंतु ये कानून ज्यादा दिन लागू नहीं रह पाया। 10 वर्ष पश्चात नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी।
बागान मालिकों को अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अंततः फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। के बाद अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की तीनों स्टेट्स के बारे में लिखिए। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की तीनों स्टेट्स के बारे में। तो इसका उत्तर होगा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था। 3 एस्टेट्स थे फ्रांसीसी समाज में। प्रथम एस्टेट, इस एस्टेट में पादरी वर्ग आता था। उन्हें कुछ विशेषाधिकार जन्मना मतलब जन्म से प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, ये अधिकार उन्हें प्राप्त था। इसके बाद द्वितीय एस्टेट है। इस एस्टेट में कुलीन वर्ग आता था। इस वर्ग के लोगों को भी राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट प्राप्त थी। साथ ही इन्हें कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूलता था। और तृतीय एस्टेट, इस एस्टेट में बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर और नौकर आदि सम्मिलित थे। राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से यही वर्ग अर्थात जनसाधारण वहन करता था। तो इस प्रकार 3 एस्टेट्स में बटा था फ्रांसीसी समाज 18वीं सदी में। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग आता था और उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था और करों से भी छूट प्राप्त थी। द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग आता था और इन्हें भी राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट प्राप्त थी। इसके बाद जो तृतीय एस्टेट था, इसमें व्यापारी, अदालती कर्मचारी, भूमिहीन मजदूर, नौकर, कारीगर आदि आते थे। जनसाधारण वर्ग का एस्टेट्स था और इन्हें कोई कर से छूट प्राप्त नहीं थी, बल्कि सारा वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से यही वर्ग देता था। तो इस प्रकार 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था। तो इस प्रकार हमने कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 1 के कर लिए हैं और इसके बाद हम अध्याय 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।